Hello my dear students, how are you all? Students, welcome to our YouTube channel आलोक प्रोफेशनल्स स्टूडेंट। हम लोग बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर पेपर जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे थे। एंड जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्स में हम लोग यूनिट 2 कवर कर रहे थे, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे सप्लाई अंडर जीएसटी। जीएसटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है या फिर सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है वो है सप्लाई, क्योंकि सप्लाई इज द टैक्सेबल इवेंट फॉर जीएसटी। सप्लाई जो है वो जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट है। जब भी गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई होगा तभी जीएसटी एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। इसीलिए सप्लाई के बारे में डिटेल में जानना बहुत ही जरूरी है। तो हम लोगों ने सेक्शन 7 जो सीजीएसटी एक्ट में, उसमें सप्लाई का डेफिनेशन दे रखा है, वो हमने कवर किया था, जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि सप्लाई में कुछ चीजें इंक्लूड होता है एंड कुछ चीजें एक्सक्लूड होता है। तो पहला जो चीज इंक्लूड होता है वही हमने कवर किया है। अभी भी बाकी के 3 चीज हमारे पास अवेलेबल है। तो सप्लाई इंक्लूड्स ऑल द फॉर्म ऑफ सप्लाई। सप्लाई के पहले पार्ट में क्या बोल रहा है? सप्लाई इंक्लूड्स ऑल द फॉर्म ऑफ सप्लाई सच एज सेल, लाइसेंस, लीज, रेंटल, डिस्पोजल, एक्सचेंज, बार्टर, ये सब आएगा आपकी सप्लाई में। मेड फॉर ए कंसिडरेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर ए कंसिडरेशन of supply of sale, exchange, license, barter, lease, disposal of goods or services for a consideration in the course or furtherance of the business। तो हमने इन द कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब समझा था कि जो भी आप रेगुलर एक्टिविटीज अपने बिजनेस में करते हैं उसे हम बोलेंगे इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का मतलब क्या था? हम लोगों ने ये कवर किया था कि अगर आप बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए कोई एक्टिविटीज कर रहे हो तो उसे हम बोलेंगे इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ओके, उसके बाद हम लोगों ने सेल, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, ट्रांसफर सबका मीनिंग समझा था। सिर्फ एक ही चीज का मीनिंग हमारा बच गया था, वो है लीज का, क्योंकि लास्ट में इसकी जो पिछला क्लास था उसमें लास्ट में थोड़ा सा टेक्निकल एरर आ गया, उसकी वजह से ये वाला जो नोट्स है वो डिलीट हो गया था। सो लीज का मतलब क्या करेंगे हम लोग? लीज का मतलब है कि जब आपने कोई एसेट किसी अदर पर्सन को यूज करने के लिए दिया है, आपने किसी अदर पर्सन को एसेट यूज करने के लिए दिया है और उसके बदले आप पैसे ले रहे हो तो उसे आप लीज बोल सकते हो। 2 पार्टी जो होते हैं इसमें, एक होता है लेसर जो एसेट का ओनर होता है, और एक होता है लेसी जो कि एसेट यूज करने के लिए लेता है और जो आपको भाड़ा देता है। तो लीज जो है वो भी आपका क्या सप्लाई में आएगा, और लीज रेंट जो आपको मिल रहा है उसके ऊपर भी जीएसटी एप्लीकेबल होगा इन सर्टन केसेस, राइट। आज स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे कंसिडरेशन के बारे में, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि विदाउट कंसिडरेशन, चाहे आप सेल करिए, लाइसेंस करिए, लीज पे दीजिए, कुछ भी हो जाए, विदाउट ए प्रॉपर कंसिडरेशन और विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन उसे हम सप्लाई नहीं बोलेंगे। सो कंसिडरेशन का मतलब क्या है? हमें तो सिर्फ एक ही पता है, पैसा, कि कंसिडरेशन मतलब बदले में आपने जो पैसा दिया, वो पैसा नहीं है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन में क्या क्या आएगा वो सब हम आज की क्लास में डिस्कशन करने वाले। ओके, देखो कंसिडरेशन क्या बोल रहा है। कंसिडरेशन का सिंपल मीनिंग है, कंसिडरेशन क्या हो सकता है? पेमेंट मेड इन मनी और अदरवाइज फॉर द सप्लाई। अगर आपने पेमेंट मॉनिटरी टर्म में दिया है या फिर किसी अदर टाइप ऑफ सप्लाई आपने किया है, मॉनिटरी सप्लाई किया है, मॉनिटरी पेमेंट दिया है, जैसे सेल की केस में होता है, आप क्या करते हो? पैसा देते हो, बदले में आपको एसेट मिल जाता है। लेकिन अगर मैं बोलूं बार्टर की केस में आपने क्या है? एसेट दिया है, मतलब काइंड में आपने कंसिडरेशन दिया है और बदले में आपको आपकी प्रोडक्ट मिल रहा है। एक्सचेंज की केस में थोड़ा सा आपने मनी दिया है और थोड़ा सा आपने काइंड में कंसिडरेशन दिया है। तो कंसिडरेशन में आपका पेमेंट मेड इन मनी और अदरवाइज फॉर द सप्लाई, आपने सप्लाई के लिए जो भी पेमेंट किया है, चाहे वो काइंड में किया है चाहे वो मॉनिटरी टर्म में किया है, दोनों ही आपका कंसिडरेशन में आएगा। मॉनिटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फोरबियरेंस फॉर द सप्लाई। अगर आपने कोई काम किया है या फिर कोई काम करने से आपने रोका है खुद को, तो वो भी कंसिडरेशन हो सकता है। मॉनिटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फोरबियरेंस। सपोज मुझे एक आईफोन खरीदना था, ओके, जो दुकानदार है मैंने उसके लिए कुछ काम किया, बदले में उसने मुझे आईफोन दिया है, ठीक है। मैंने उसके लिए कुछ काम वगैरह किया, उसके बाद मैंने उसके लिए कुछ सेल्स टारगेट वगैरह फुलफिल किया, बदले में उसने मुझे आईफोन दिया है। तो वो जो काम है मेरा, वो कंसिडरेशन है मेरा जो फोन है उसके लिए, ठीक है। या फिर तो मैंने कोई एक्ट करने के लिए रोका है खुद को। सपोज प्रोराइज इंस्टीट्यूट जो है, प्रोराइज इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, या फिर एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैं एक अदर दुकान खरीदना, मैं एक मेडिसिन स्टोर देना चाहता था, ठीक है।
मैं एक मेडिसिन स्टोर देना चाहता था, बगल में एक और मेडिसिन स्टोर, बहुत पुराना मेडिसिन स्टोर है, उसके बाजू में ही मैं देना चाहता था। ठीक है, उस बाजू वाला मेडिसिन स्टोर वाला आया और उसने बोला कि भाई देखो तुम यहाँ पे मेडिसिन स्टोर मत दो, ठीक है, बदले में मैं तुम्हें कुछ और मतलब कुछ काम करके दूंगा। सपोज मैं तुम्हें कार सप्लाई, मैं तुम्हें कार दे दूंगा गिफ्ट में। ठीक है, उसने मुझे कार दे दिया और उसने बदले में मुझे कुछ पैसा नहीं दिया, सिर्फ एक चीज बोला कि ये काम तुम्हें नहीं करना है। ठीक है, तो ये भी एक कंसिडरेशन आपका हो सकता है। ओके, देखो क्या बोल रहे हैं, कंसिडरेशन मीन्स पेमेंट मेड इन मनी और अदरवाइज फॉर द सप्लाई, पेमेंट मेड इन मनी और काइंड, अदरवाइज पेमेंट मेड इन मनी और अदरवाइज फॉर द सप्लाई, और मॉनिटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबियरेंस फॉर द सप्लाई बाय द रिसिपेंट और एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द हिम। अच्छा, ये देगा कौन? या तो रिसिपेंट ऑफ द गुड्स खुद दे सकता है या फिर उसके बिहाफ पे कोई दे सकता है। जरूरी नहीं है कि जो रिसिपेंट है उसे ही पेमेंट करना है। ठीक है, सपोज मेरी गर्लफ्रेंड ने क्या किया, मेरी गर्लफ्रेंड ने शॉपिंग मॉल, मेरी जो वाइफ है या फिर मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो शॉपिंग करने के लिए गई मॉल में और वहां पे उसे एक साड़ी पसंद आ गया, उसने वो साड़ी खरीद लिया। उसने बस एक ही काम किया, फोन में फोटो ले लिया, क्यूआर कोड जो था वो क्यूआर कोड मुझे भेज दिया कि इसमें पेमेंट कर लो 4000 का। तो मैंने 4000 का पेमेंट किया। भाई पैसा कौन दे रहा है? मैं दे रहा हूं। मैं बायर थोड़ी ना हूं, मैं बायर नहीं हूं। रिसिप्ट कर रहा है, रिसिप्ट गुड्स का कौन कर रहा है? मेरी वाइफ जो है वो कर रही है। ठीक है, तो रिसिपेंट खुद पेमेंट कर सकता है कंसिडरेशन के, या फिर एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ हिम, वो भी कर सकती है। ओके, एक्सक्लूडिंग सब्सिडीज गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, कंसिडरेशन में एक चीज नहीं आएगा, वो है सब्सिडी। जैसे आप एलपीजी वगैरह खरीदते हो ना, देखो जैसे आप एलपीजी वगैरह खरीदते हो, वो उसमें गवर्नमेंट 300-400 का आपको सब्सिडी देता है, वो आपकी कंसिडरेशन में नहीं आएगा। जैसे आप यूरिया वगैरह, जो किसान होते हैं वो यूरिया वगैरह खरीदते हैं, गवर्नमेंट बहुत सब्सिडी देता है, वो नहीं आएगा। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी देता था कुछ साल पहले, गवर्नमेंट क्या करता था, इलेक्ट्रिक व्हीकल, चाहे आप ओला उबेर की बाइक स्कूटी खरीद लो, चाहे आप नेक्सॉन वगैरह टाटा की कार वगैरह खरीद लो, गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलता था। अगर गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलता है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दोनों के केस में वो कंसिडरेशन में नहीं आएगा, वो कंसिडरेशन से माइनस किया जाएगा। ठीक है, चलो अच्छा, अब बात करते हैं सर सप्लाई ऑफ व्हाट, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो गुड्स में क्या क्या आएगा एंड सर्विसेज में क्या क्या आएगा, वो बात बता दीजिए एक बार। गुड्स में क्या क्या चीज आएगा, या फिर गुड्स का मतलब क्या है एंड सर्विसेज का मतलब क्या है। देखो गुड्स की बोल रहा है, गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। गुड्स में क्या आएगा, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। गुड्स में एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी आएगा। जितने भी मूवेबल प्रॉपर्टी है वो सारे के सारे गुड्स में आ जाएंगे फॉर जीएसटी पर्पज। गुड्स इंक्लूड्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी but does not includes money and securities, but does not includes money and securities, but does not includes money and securities। तो गुड्स में सब कुछ आएगा लेकिन मनी एंड सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स, डिवेंचर्स, ठीक है, प्रिफरेंस शेयर्स, बॉन्ड, ये सब कुछ आपका जो है वो डिवेंचर मतलब सिक्योरिटीज में आ जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स वगैरह हो गया, ये सब क्या हो जाएगा, सिक्योरिटीज में आ जाएगा। तो मनी एंड सिक्योरिटीज ये नहीं आएगा। ठीक है, इंक्लूड्स में क्या क्या आएगा, देखो ऑक्शनेबल क्लेम एंड ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड व्हिच आर एग्रीड टू सॉर बिफोर सप्लाई और अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। इसका मतलब क्या है कि देखो एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी बट डज नॉट इंक्लूड्स मनी एंड सिक्योरिटीज। मनी एंड सिक्योरिटीज को छोड़ दो, जितने भी मूवेबल प्रॉपर्टी है सब कुछ आ जाएगा। इसमें कुछ और भी आएगा, जैसे कि ऑक्शनेबल क्लेम, कोई ऑक्शनेबल क्लेम जैसे कि चेक वगैरह, जैसे कि कोई बिल वगैरह है वो भी आपका आ जाएगा। ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रोइंग क्रॉप्स मतलब क्रॉप्स अगर ग्रो हो रहा है, जैसे कि अनाज है, ओके, आपकी वेट हो गया, आपकी पैडी हो गया, ये जो ग्रोइंग क्रॉप्स है वो भी आपका क्या आ जाएगा। या फिर कोई अगर आपका जो वेजिटेबल्स वगैरह हो गया वो भी आपका गुड्स में आ जाएगा। ठीक है, ग्रास, ठीक है, जो ग्रास है वो भी आ जाएगा। एंड थिंग्स अटैच टू लैंड, सपोज कोई पेड़ है वो लैंड को अटैच है, तो जब तक वो अटैच है वो भी आपकी गुड्स में आ जाएगा, जिससे आप क्या कर सकते हो, कट करके बेच सकते हो। ठीक है, थिंग्स अटैच टू लैंड और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड व्हिच आर एग्रीड टू सॉर्ब बिफोर सप्लाई और अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। जो कि कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है कि भाई जब सप्लाई होगा ना, इसे काट के हम लोग सप्लाई करेंगे,
या फिर एग्रीमेंट हो चुका है उसके रिलेटेड, तो उसे हम गुड्स की डेफिनेशन में ले लेंगे। ओके, चलो सर सर्विसेज का मतलब क्या है? देखो सर्विसेज का मतलब क्या है? एनीथिंग अदर देन गुड इज योर सर्विस। गुड्स को छोड़ के जो भी बचा वो आपकी सर्विस में आ जाएगा। गुड्स को छोड़ के जो भी बचा वो आपकी सर्विसेज में आएगा। बट इसमें भी कुछ चीजें नहीं आएगा, मनी एंड सिक्योरिटीज। ओके, एंड इंक्लूड्स क्या हो जाएगा? एक्टिविटीज रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी और कन्वर्जन ऑफ मनी बाय कैश और बाय एनी अदर मोड फ्रॉम वन फॉर्म और करेंसी डिनोमिनेशन टू अनदर फॉर्म व्हिच इज ए सेपरेट कंसीडरेशन इज चार्ज। क्या बोल रहे हैं सर? देखो जैसे गुड्स का मतलब मैंने समझाया, आपको सर्विस का मतलब बहुत प्यार से समझा रहा हूं। सर्विस में बोल रहा है कि भाई जो भी गुड्स नहीं है वो सर्विस है, जो भी आपका गुड्स नहीं है वो सर्विस है। लेकिन मनी एंड सिक्योरिटीज को छोड़ दो, वो गुड्स में नहीं आएंगे, तो गुड्स को छोड़ दो, वो गुड्स में नहीं आते थे ना, मनी एंड सिक्योरिटीज गुड्स में नहीं आते थे ना, तो ये गुड्स है ना तो ये सर्विस है, ये कुछ नहीं है, लेकिन इनकी वैल्यू बहुत है। ठीक है, सो ना तो ये गुड्स है ना तो ये सर्विस है। जीएसटी पर्पस के लिए मनी एंड सिक्योरिटीज दोनों गुड्स नहीं है। ओके, तो पैसा अगर आप किसी को दे रहे हो तो उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। पैसा अगर आप किसी को दे रहे हो तो उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन पैसे के रिलेटेड जो सर्विसेज है उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। क्या बोल रहा है भाई? पैसे के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन पैसे के रिलेटेड जो सर्विस है ना उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। यानी कि अगर मैं बात करूं, आपने किसी को लोन दिया तो लोन रिलेटेड जो सर्विसेज आप दे रहे हो उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। लोन की जो इंटरेस्ट वगैरह है उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। अगर आपने किसी को लोन दिया है उसके इंटरेस्ट में वो कुछ डिले वगैरह कर रहा है तो उसके ऊपर जीएसटी आप ले सकते हो। अगर आपने करेंसी एक्सचेंज खोल रखा है, करेंसी एक्सचेंज मतलब सपोज मुझे फॉरेन जाना है घूमने के लिए, शादी के बाद मुझे जाना है थाईलैंड या फिर मालदीव्स जाना है, तो मैं क्या करूंगा? वहां पे जाके डॉलर में खर्चा करूंगा या फिर फॉरेन करेंसी में खर्चा करूंगा, क्योंकि वहां तो रुपया चलता नहीं है। तो मैं क्या करूंगा? मेरे पास जो रुपए है वो मैं जाके किसी मनी चेंजर से, चाहे वो बैंक से हो गया, चाहे वो आरबीआई से हो गया, चाहे और कोई भी पर्सन जो डॉलर बेचता है उससे डॉलर खरीदूंगा, बदले में मैं अपना रुपया दूंगा। और वो फ्री में तो नहीं देगा, कुछ चार्जेस लेगा। सपोज मैं 1 लाख रुपए बेच के 1 लाख रुपए के बदले में डॉलर लाना चाहता हूं, ठीक है, या फिर 80 लाख ले लेते हैं, 80 लाख के बदले में डॉलर लाना चाहता हूं। डॉलर कितना लाऊंगा? 1 लाख डॉलर, फॉरेन में एंजॉय करके आऊंगा जाके, ठीक है। 80 लाख के रुपए डॉलर लाना चाहता हूं, 1 लाख डॉलर। अब ये जो मुझे 1 लाख डॉलर देगा ना, वो पर्सन मुझसे कुछ तो चार्ज करेगा। वो पर्सन ऐसे तो फ्री में नहीं देगा ना, कुछ तो वो अमाउंट मुझसे चार्ज करेगा, ठीक है। तो ये जो चार्जेस है दे आर लायबल फॉर जीएसटी। जो चार्जेस वो मेरे ऊपर कर रहा है, जो सर्विस वो मुझे प्रोवाइड कर रहा है, इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा, ठीक है। चलो, सो यहां पे आपका पहला वाला पार्ट खत्म हो जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरे वाले पार्ट में। दूसरे वाले पार्ट में क्या बोल रहे हैं? देखो दूसरे वाले पार्ट में क्या बोल रहे हैं? सप्लाई इंक्लूड्स, हम लोगों ने कहां तक डिस्कस किया था? सप्लाई इंक्लूड्स ऑल द फॉर्म ऑफ सप्लाई सच एज सेल, एक्सचेंज, बार्टर, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। उसके बाद एक और है जो कि सप्लाई में इंक्लूड होता है, इंपोर्ट ऑफ द सर्विस, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर ए कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। अगर देखो आप इंपोर्ट कर रहे हो सर्विसेज, अगर आप कोई फॉरेन का कोर्स खरीद रहे हो, ठीक है, अगर आप कोई फॉरेन का कोर्स किसी सपोज टोनी रॉबिन्सन है ना, उसका आप मोटिवेशनल कोर्स खरीद रहे हो, ठीक है, या फिर आप कोई फॉरेन से कुछ गाना वगैरह खरीद रहे हो, मूवी वगैरह खरीद रहे हो, अगर आप सर्विसेज फॉरेन से इंपोर्ट कर रहे हो, फॉरेन से अगर आप सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हो, तो चाहे इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, चाहे वो आपकी बिजनेस की कोर्स में हो, चाहे आप अपने पर्सनल पर्पस के लिए ला रहे हो, दोनों ही केस में जीएसटी एप्लीकेबल होगा। चाहे आप अपने बिजनेस के लिए ला रहे हो, चाहे आप अपनी पर्सनल पर्पस के लिए ला रहे हो, दोनों ही केस में जीएसटी एप्लीकेबल होगा, ठीक है। मैंने कोई सॉफ्टवेयर खरीदा, मैंने कोई ऐप्स खरीदा, मैंने पबजी वगैरह में पैसा डाला, सबके केस में मैं सर्विसेज ले रहा हूं, इस केस में क्या होगा? जीएसटी एप्लीकेबल होगा, चाहे आप पर्सनल पर्पस के लिए ला रहे हो, चाहे आप बिजनेस पर्पस के लिए ला रहे हो, ठीक है। तो यही बोल रहा है यहाँ पे, क्या बोल रहा है? देखो, importation of service for consideration, the importation of service for a consideration whether or not in the course or furtherance of the business is treated as supply। तो अगर आप कोई भी सर्विस इंपोर्ट कर रहे हो, चाहे आप पर्सनल पर्पज के लिए करिए, चाहे आप अपनी बिजनेस पर्पज के लिए करिए, दोनों ही केस में जीएसटी एप्लीकेबल होगा। एक एग्जांपल देता हूं, मिस्टर राजेश ए प्रोप्राइटर रिसीव आर्किटेक्ट सर्विसेज
फ्रॉम एन आर्किटेक्ट लोकेटेड यूएस फॉर हिज पर्सनल रेसिडेंट। तो मिस्टर राजेश जो है उन्होंने एक आर्किटेक्ट सर्विस लिया किसी आर्किटेक्ट से जो यूएस में लोकेटेड है। तो जो भी सर्विस उन्होंने इंपोर्ट किया उसके ऊपर क्या होगा, जीएसटी एप्लीकेबल होगा। ओके चलो, सो स्टूडेंट्स आज की क्लास में बस इतना ही। उसके बाद जो हम क्लास करेंगे उसमें हम लोग कवर करेंगे सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन एंड सप्लाई which are not activities which are not treated as सप्लाई। ठीक है, सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन मतलब बिना कंसिडरेशन में भी कौन कौन से ट्रांजेक्शन को हम सप्लाई बोलेंगे, कुछ एक्सक्लूसिव ट्रांजेक्शन है जिसे हम सप्लाई ऑफ द गुड्स और सप्लाई ऑफ द सर्विसेज बोलेंगे। उसके बाद एक लिस्ट है जिसमें कुछ चीजों को सप्लाई से बाहर किया गया है, सप्लाई ऑफ द गुड्स ऑफ सर्विसेज से, उसे बोला जाता है नेगेटिव लिस्ट, वो भी हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, सो आज के क्लास में इतना ही। अगर क्लास आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम फिर मिलेंगे और एक क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग।